प्रणाम, राधे राधे। आगे पढ़ते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। तो मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, और मतलब मैंने पहले कभी टीचिंग नहीं की है ऐसे ऑनलाइन, और धीरे धीरे आपको और अच्छा लगेगा। मेरे साथ रहिए। नीट की हम 2025 में अच्छा करेंगे, तो साथ में चलिए। और कुछ कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए और सपोर्ट मी। और कंटेंट अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बुरा लगे तो कोई भी नहीं करेगा, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरा ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल NCERT पर बेस्ड है, बिल्कुल फुली NCERT। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगला यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स तक पढ़ लिया था, ठीक है। बाद में हम इसकी समरी रिवाइज कर लेंगे पूरे चैप्टर की एक साथ। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वे क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। किस चीज़ का? साइटोप्लाज्म का। क्यों? तभी वह यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। जब और अगर नहीं हो रहा है उसमें, अगर सेल ऑर्गेनल्स बेल्ड मेम्ब्रेनस नहीं है तो वह प्रोकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स हैं इनके जरिए, ये देखिए, ये जो जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ये रहा, ये इसको ऊपर कर देता हूँ, छोटा करके करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक यूकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। तो देखिए ये रहा सेल वॉल, ये सेल वॉल है। सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये रही सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरे आते हैं मेम्ब्रेन। इसके नीचे जो है सेल वॉल के नीचे ये रहा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये सेल मेम्ब्रेन रहा। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है। एनिमल सेल्स के अंदर होती है, सभी सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक हुई या फिर यूकैरियोटिक हुई। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है, और ये दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में लिपिड बाइलेयर की ही बनी हुई होती है। और ये अदर जो है स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड अदर स्ट्रक्चर है, जैसे वेसिकल्स बोल रहे हैं, ये वेसिकल्स हो गया। इसके कारण क्या हो गया? कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। किस चीज़ का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया? साइटोप्लाज्म का। ये लाइसोसोम है, और ये वैक्यूल है, ये पेरोक्सिसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनल है, 2 मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? रफ पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड का, और लिपिड और जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं उनका सिंथेसिस करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो हैं ये गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस का ये जो इधर का जो साइड है उसे कॉन्वेक्स सिस बोलते हैं, और इधर के साइड को क्या बोलते हैं? कॉनकेव ट्रांस बोलते हैं, या फिर इधर के साइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और इधर के साइड को क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई यूकैरियोटिक सेल की।
आगे पढ़ते हैं ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन और दूसरे होते हैं विद मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन के जो सेल ऑर्गेनल हैं वे तीन हैं। कौन कौन से हैं? राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं और न्यूक्लियोलस है। राइबोसोम्स जो हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S के पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का मेन जो फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ओनली एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं विद मेम्ब्रेन। और जो ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वे भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरे होते हैं डबल मेम्ब्रेन। पहले डबल मेम्ब्रेन के देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन के तीन ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस। इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इन ऑर्गेनल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और सिंगल मेम्ब्रेन किन के अंदर प्रेजेंट होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला एंड माइक्रोबॉडीज। इनके अंदर क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वह मतलब सेल मेम्ब्रेन को देखा जा सकता था माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल किया जा सकता था, लेकिन जो उसकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी है वह इम्पॉसिबल थी। किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया इन 1950s में, तब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हो पाई थी, डिस्कवरी भी हो पाई थी सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसका जो एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस किया गया था, सबसे पहले आरबीसी सेल्स की मेम्ब्रेन का किया था। क्योंकि आरबीसी ही क्यों ली गई थी? क्योंकि आरबीसी सेल्स के अंदर अदर और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता। इस कारण से इसका केमिकल एनालिसिस किया गया था। किसका? आरबीसी का। आरबीसी मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर पाया गया था कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वह 40% पाया गया और प्रोटीन 52% पाई गई। प्रोटीन कितनी पाई गई? 52% और फॉस्फोलिपिड 40%, और रिमेनिंग 8% के अंदर अदर जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वह आ जाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। लिपिड मेनली कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है और प्रोटीन होती हैं। और एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, शुगर्स भी होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये लिपिड की लेयर है, ये अपर लिपिड बाई लेयर होती है ना। तो लिपिड किससे बना हुआ होता है? पोलर हेड जो होता है इसका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को अट्रैक्ट, ये। और जो टेल है इसकी, ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, रिपेल वाटर को रिपेल करता है। हम जानते हैं ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन प्लस ग्लूकोज मतलब शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन और शुगर मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड और शुगर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये स्ट्रक्चर में है। और आगे क्या है स्ट्रक्चर में? मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड में भी कौन कौन से लिपिड होते हैं? सारी जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स, एनिमल्स, प्लांट, जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फोलिपिड तो प्रेजेंट होता ही होता है, और इसे फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कोलेस्टेरॉल जो है वह केवल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है 2 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कौन सा? इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है जो ब्यूरेड होती है, धसी हुई होती है। इसमें भी 2 टाइप है, फुली ब्यूरेड बिल्कुल पूरी तरह से धसी हुई,
जो मेम्ब्रेन है उसके आर पार हो गई है वह प्रोटीन, जो फुली ब्यूरिड है, और पार्शियली ब्यूरिड जो है वह आधी धसी हुई है, वह पार्शियली ब्यूरिड है। तो दो हो गई, फुली ब्यूरिड और पार्शियली ब्यूरिड। दूसरी होती है पेरीफेरल प्रोटीन, वह इजी टू रिमूव होती है क्योंकि यह सरफेस पर प्रेजेंट होती है, पेरीफेरी पर प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज एंटीजन, ग्लाइकोलिपिड जानते ही हैं, ग्लूकोज प्लस लिपिड, शुगर प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ये एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये किन्होंने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इन 1972 में दिया था ये। और ये जो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, और ये इस नेचर के कारण इसके अंदर जो प्रोटीन है वह लेटरल मूवमेंट कर सकती हैं, एक साइड से दूसरी साइड घूम सकती है, मतलब मेम्ब्रेन के चारों ओर घूम सकती हैं प्रोटीन। उस घूमने को, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन्स, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर है ना, इसके अंदर मूवमेंट कर सकती हैं प्रोटीन्स। तो फ्लूइडिटी किस चीज़ में हेल्प करती है? इस लिपिड मेम्ब्रेन की सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल्स का जंक्शन, और इंट्रासेलुलर के अगर कोई टर्म आती है इंटरसेलुलर, तो मतलब उसी सेल्स के अंदर कुछ फंक्शन होना, कुछ कार्य होना। तो इंटरसेलुलर जंक्शन भी करवाती है सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है घूमने की। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कुछ खाना पीना, कुछ अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस बाहर छोड़ना, ये भी करवाती है, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। अब इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये पेरीफेरल प्रोटीन है, ठीक है। और इन पेरीफेरल प्रोटीन के ऊपर ये क्या जुड़ा हुआ है? शुगर, ये शुगर जुड़ा हुआ है। तो प्रोटीन प्लस शुगर मिलकर ये क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में ये फुली ब्यूरिड है, देखो पूरी तरह से धसी हुई है, आर पार है। और ये जो ये वाली है ये पार्शियली ब्यूरिड है, आधी धसी हुई है। ये कौन सी है? इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, ठीक है। और कुछ प्रोटीन जो पेरीफेरी पर है वो पेरीफेरल प्रोटीन हो गई। ये जो प्रोटीन है देखिए ऊपर ऊपर है, ये ऊपर ऊपर है, ये पेरीफेरल प्रोटीन है। और ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये ऊपर की और ये नीचे की, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं, ये दो, इनके बीच में मूवमेंट होता है प्रोटीन्स का। ये कोलेस्टेरॉल है जो केवल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आगे चलते हैं। चलते रहना चाहिए और कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो इसलिए आपको कंसंट्रेट होकर सुनना चाहिए और देखना चाहिए, और साथ में नोट्स भी बनाने चाहिए अगर बन जाए तो, नहीं तो बाद में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिवली पढ़ते हैं ना और बना कर नोट्स बना, भले ही आप रफ में पढ़ें, जल्दी जल्दी लिखें इसको, जो भी बोल रहा हूँ मैं उसको, तो एक्टिवली आप इसको ब्रेन में कर पाएंगे। और एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पर ही पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या, कि ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मटेरियल्स है उसको लेना, और जो कुछ भी सीक्रेशन है या फिर एक्सक्रीशन जो भी करती है वो बाहर निकालना, ये ट्रांसपोर्टेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है, सम मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, बाहर की साइड जो प्रेजेंट है या फिर अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, कुछ सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर छोड़ती है, या फिर कुछ सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर लेती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल न्यूट्रल जो सॉल्यूट होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन
की तरफ मूव करते हैं। इसे सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, उसे हम ओस्मोसिस बोलते हैं। वाटर के डिफ्यूजन को ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो कोई भी आयन या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा करके मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम पंप हुए, ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर। सच ट्रांसपोर्ट इन एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस एटीपी यूटिलाइज होती है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, इनके अंदर एटीपी यूटिलाइज होती है। अब आते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास नहीं कर पाते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटेटेड प्रोटीन होती है, प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। स्पेशल प्रोटीन होती है, उन विशिष्ट उसी प्रकार के कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक प्रकार का पैसिव नहीं है, लेकिन एक प्रकार का नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती फैसिलिटेड में। दूसरे आते हैं, अब चलते हैं सेल वॉल पर, ठीक है। सेल वॉल यूकैरियोट्स के अंदर जो है सेल वॉल प्लांट्स और फंजाई में पाई जाती है, और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी मिलते हैं, कुछ के अंदर। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल। आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है क्या, सेल वॉल। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, मेनली प्रोवाइड शेप्स टू द सेल्स, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन और मैकेनिकल डैमेज से बचाती है सेल्स को, कौन, सेल वॉल। और क्या करती है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल से सेल को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। और क्या प्रोवाइड करवाती है, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जो जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमें उस सेल्स को आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उनको रोकती है, बैरियर की तरह कार्य करती है सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, जो सेल वॉल यंग प्लांट्स के अंदर होती है वह प्राइमरी सेल वॉल होती है, और वह क्या होती है, कैपेबल होती है, कैपेबल ऑफ द ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। एज सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। एज सेल मैच्योर प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली diminishes and secondary wall is formed on the inner side of the cell। जो सेल प्राइमरी सेल वॉल है वह धीरे धीरे समय के साथ अदृश्य होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, और उसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल है तो इसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, और ऊपर जो प्राइमरी सेल है वह डिमिनिश हो जाएगी। यह जो सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। मिडिल लेमिला क्या है, मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है मिडिल लेमिला। ये ग्लू की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये होल्ड करके रखता है दो नेबरिंग सेल्स को। जैसे कि दो सेल्स हैं तो उनके बीच में मिडिल लेमिला प्रेजेंट होता है, ये कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। और दो सेल वॉल के बीच में, जैसे एक सेल वॉल ये रही और दूसरी सेल वॉल ये रही, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही, इन सेल्स, ये सेल वॉल है सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई मान लीजिए, तो इनके बीच में जो है मिडिल लेमिला यहाँ प्रेजेंट होता है, इनके बीच में यहाँ मिडिल लेमिला प्रेजेंट होता है। ये ग्लू की तरह वर्क करता है, ग्लू या फिर होल्ड की तरह वर्क करता है, होल्ड करके रखता है दो सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रखता है। तो होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो पास पास की जो सेल्स हैं उनको होल्ड करके रखता है मिडिल लेमिला। सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला में बी ट्रेवर्स बाय प्लाज्मा डेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। मतलब इनके अंदर मिडिल लेमिला और सेल वॉल होती है, इनके अंदर कुछ प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। जो प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स।
मिनरल्स कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी सेल वॉल ऑफ एल्गी बनी हुई होती है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है प्लांट सेल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारी सेल वॉल खत्म हो गई। और ये जितना भी है बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पर है, मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, नहीं मैं चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप इससे एनसीईआरटी में पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए लास्ट ईयर के, जो कुछ एक्स्ट्रा है इसमें जो पढ़ना चाहिए हम ये चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा, उसके लास्ट में एक अलग लेक्चर में जिसमें हम समरी पढ़ाएंगे ना पूरे लेक्चर की, पूरे चैप्टर की समरी में, उसके साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी इसमें नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर। यहाँ तक हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ ली, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल पढ़ ली। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन जिनकी मेम्ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, उस सिस्टम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एंडो मतलब आपस में, अंदरूनी रूप से। ऑर्गेनल्स विच हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब समन्वय स्थापित करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करना। फ्रॉम द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फॉर्म द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करते हैं जो ऑर्गेनल, वे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी अपैरेटस आता है, लाइसोसोम आते हैं एंड वैक्यूल्स आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। क्या क्या नहीं आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये कंसीडर नहीं किए जाते हैं एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। अब आते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम को, जो पहला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर आते हैं। एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक और एंडो मतलब प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। तो प्लाज्मा के अंदर नेटवर्क होता है किसका, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड मतलब फैली हुई है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं वह फैली हुई हैं, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन करती हैं, डिवाइड कर देती हैं। किस किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर, यहाँ आ गया टर्म इंट्रा मतलब सेल के ही अंदर, स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज लुमिनल कंपार्टमेंट जो होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, लुमिनल। और जो बाहर का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे बाहर का, जैसे कि ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है वह हो गया लुमिनल। और ये जो साइटोप्लाज्म है बाहर ये जो साइटोप्लाज्म है, बाहर ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसको, साइटोप्लाज्म को। एंडोप्लाज्मिक से ही समझ लेना चाहिए, ठीक है। लुमिनल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा लुमिनल कहते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर का जो कंपार्टमेंट है वह एक्स्ट्रा लुमिनल है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये रहा, इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स है ना, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये राइबोसोम्स है, ये डॉट डॉट है जो है ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में और सीक्रेशन में, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह सिंथेसिस ऑफ लिपिड सिंथेसिस के लिए एक बड़ी साइट है, बहुत मेजर साइट है,
और स्टीरॉयडल हार्मोन्स के सिंथेसिस करता है। और क्या करता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स का भी सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस रहा। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है ना, उसी का एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से एक्सटेंड हो गई, देखो इस प्रकार से एक्सटेंड हो गई। ये दो मेम्ब्रेन हुई, जैसे ये न्यूक्लियस बनाता हूँ, समझ गए होंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी जैसे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेकंड है। तो ये सेकंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से इनफोल्डिंग हो गई और ये बन गई, ये इनफोल्डिंग हो गई, ये बन गई। ऐसे ये क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। यहाँ केवल हमारा पूरा के पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गया। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ देख रही है, ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियर पोर हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, और ये राइबोसोम्स है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। आगे आते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्जी इन 1898 में किया था। डिस्कवरी बाई कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में डिस्कवरी की थी गोल्जी अपैरेटस की। उसने क्या देखा, फर्स्टली ही सॉट दैट ही ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर, ट्यूबुलर मतलब एक नेटवर्क के समान स्ट्रक्चर दिखी थी। उसमें क्या था, मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ द 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर के रूप में 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर के क्या मिले थे, सिस्टर्नी मिले थे। ये सिस्टर्नी है, ठीक है, ये रहा, ये इस प्रकार से ये जो बन रहे हैं ना, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्नी है। इनकी साइज कितनी है सिस्टर्नी की, सिस्टर्नी की जो साइज है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, और जो किस में है, इन डायमीटर के अंदर, ठीक है। सिस्टर्नी स्टाक्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो वह एक गुच्छे के रूप में एक साथ हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे की, जितनी भी सिस्टर्नी हैं, और नंबर में बहुत वेरी करते हैं काफ़ी, किसी में ज़्यादा हैं किसी में कम है, वेरिड इन नंबर। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन किन में होता है, राम जी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन गोल्जी अपैरेटस में होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सिस्टर्नी का। ये फॉर्मिंग फेस या फिर कॉन्वेक्स सिस है, नियर द न्यूक्लियस है, ये फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स सिस ये वाला। और ये किसके पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में कुछ फॉर्म होकर के इसके अंदर जाता है, सिस फॉर्म से, सिस फेस से, फॉर्मिंग फेस से, कॉन्वेक्स सिस से, यहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाकर के इन सिस्टर्नी के अंदर उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। प्रोटीन्स हुई, कुछ भी हुई, वेसिकल्स के रूप में, ये वेसिकल्स के रूप में यहाँ से जाएगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होकर के यहाँ से बाहर निकलेगा। इसे मैच्यूरेटिंग फेस बोलते हैं या फिर कॉनकेव ट्रांस बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सब कुछ बट गया, ठीक है। सिस एंड ट्रांस फेस आर entirely different है बट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस जो होते हैं ना, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। ये फेस जो, जैसे ये तो हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, ये इसका सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, इसे ओवरऑल ये ट्रांस है। ये जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं लेकिन इंटायरली डिफरेंट होते हैं।
फंक्शन देख लेते हैं हम, फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन क्या है? प्रिंसिपली मेन फंक्शन तो क्या है, पैकेजिंग है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, और क्या है, टू डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउटसाइड द सेल। अंदर ही कुछ बना करके, जैसे मान लीजिए अंदर प्रोटीन्स वगैरह ग्लाइकोप्रोटीन्स की आवश्यकता है, तो वह इंट्रासेलुलर रूप से बनाती है, टारगेट करती है, कुछ फॉर्म करती है गोल्जी बॉडी, और या फिर बाहर भी सीक्रेट करना हो तो बाहर भी करती है। मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग करती है मटेरियल की, ग्लाइको प्रोटीन की पैकेजिंग कर देती है ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। इस प्रकार से मटेरियल पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल वेसिकल्स के रूप में पैकेज्ड होता है, और वह फ्यूज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, और वह वेसिकल्स जो बन के आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वह फ्यूज हो जाएगा सिस फेस से, मतलब गोल्जी अपैरेटस के सिस फेस से, एंड मूव टुवार्ड द मैच्योरिंग फेस, और मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव हो जाएगा, और मूव होगा तो सिस्टर्नी के अंदर वह मूव होते होते मॉडिफाइड हो जाएगा। प्रोटीन्स फॉर्म बाई राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from it। इससे रिलीज होने से पहले वे क्या कर लेती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, प्रोटीन की क्या बन जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रकार से ये फंक्शन करता है गोल्जी अपैरेटस। अब आगे पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आ जाते हैं लाइसोसोम पर। लाइसोसोम जो होते हैं वे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनकी पैकेजिंग के कारण लाइसोसोम्स बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एंजाइम की पैकेजिंग कर दी गई, किसी मेनली इनमें हाइड्रोलेजेज होते हैं, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम वेसिकल्स रिच होते हैं, जो आइसोलेट मतलब अलग से जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, किसी से अटैच नहीं होते, वे रिच होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइजेज कौन कौन से होते हैं, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, न्यूक्लिएजेज। तो लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रोजेज एंड न्यूक्लिएजेज ये एक्टिव होते हैं एट द एसिडिक पीएच। लाइपेजेज लिपिड का डाइजेशन करते हैं, और प्रोटीएज प्रोटीन का करते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, और न्यूक्लिएजेज न्यूक्लियस का करते हैं। न्यूक्लिएजेज किसका करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का करते हैं। न्यूक्लिएजेज किसका करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। ये तो हो गए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मेनली ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन्स वाटर, सैप जो है लिक्विड होता है सेल का, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल जो नॉट यूजफुल द सेल्स, सेल के जो यूजफुल नहीं है, यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है, उनको स्टोर करते हैं वैक्यूल्स। ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं उसको। ये वैक्यूल्स जो होता है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वह फैसिलिटेट करती है, क्या फैसिलिटेट करती है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर, क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट क्या करती है, कुछ आयंस को और
और किनको, सम अदर मटेरियल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करती है अंदर। ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाती है कौन, टोनोप्लास्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। तो इसके कारण क्या होता है, टोनोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्या बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कम होती है किससे, वैक्यूल से। इन द प्लांट सेल द सेल्स ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स जो होते हैं वह 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कौन, वैक्यूल्स। प्लांट सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है वह वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन एक्सक्रीशन। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स फॉर्म बाय द इंगल्फिंग द फूड। प्रोटिस्ट जो होते हैं कुछ फूड को जब इंगल्फ करते हैं, खाते हैं, लेते हैं अपने अंदर सेल्स के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जब लेते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए मिल करके ये क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये फूड है, ये कोई भी सेल्स है, तो ये इसके पास जाएगी और इस फूड को यहाँ ले लेगी, लेने के बाद इसको अंदर ले जाएगी और इस सेल से ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं इस प्रकार से। तो आज हमारा जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो गया। कल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोबॉडीज, बस ये रहा है चैप्टर ख़त्म। तो देख लीजिए एक बार समरी में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ पढ़ा, जल्दी से। यूकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये वैक्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है इन ऑर्गेनल्स के कारण, इसलिए इसे यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन और विद मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनल्स हैं वे हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस, ये बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। राइबोसोम 70S और 80S दो प्रकार के पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट which are 70S and 80S. 80S are present on eukaryotic cells and 70S present in prokaryotic cells. ठीक है। Centrioles are present only in animal cells which help in the cell division. Nucleolus are the non-membranous structures. With membranous जो organelles होते हैं वे टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड अदर्स में डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल्स हैं वे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, एंड सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला एंड माइक्रोबॉडीज। उसके बाद आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी डिस्कवरी इन 1950s में डिटेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड हुई। क्यों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ पाए, डिस्कवरी। और केमिकल एनालिसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन किसके द्वारा हुआ था, आरबीसी। केमिकल एनालिसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डन बाय द आरबीसी बिकॉज आरबीसी हैव नॉट एनी अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्गी बॉडी, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिला था, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मिली थी। फॉस्फोलिपिड 40%, प्रोटीन 52% मिली थी एंड अदर 88% मिले थे। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए हमने सेल मेम्ब्रेन की, लिपिड बाइलेयर की होती है और पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल्स हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को रिपेल करती है। प्रोटीन प्लस शुगर को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड शुगर मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनता है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड सब में प्रेजेंट होता है, सारी जितनी भी मेम्ब्रेन है उनके अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, एक तो बिल्कुल धसी हुई फुली व्यूरेड एंड पार्शियली व्यूरेड, एंड पेरिफेरल प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट दीज आर ईजी टू रिमूव। इनको क्या है, ईजी टू रिमूव, ईजिली रिमूव की जा सकते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बता दिया। ये सेल मेम्ब्रेन की जो क्वासी फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, सेंगर एंड निकोलसन ने दिया इन 1972। फ्लूइडिटी क्या है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्वासी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लिपिड जो होता है क्वासी फ्लूइड लिपिड प्रेजेंट होता है।
उसके अंदर प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट ईजिली हो जाता है। उस मूवमेंट की कैपेबिलिटी को या कैपेबिलिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स इनसाइड द lipid bilayer, that is known as fluidity. Fluidity help in the cell growth, formation of the intercellular junction, endocytosis, cell division, ये पढ़ लिया। और ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूट्स का होता है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स का होता है जो जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वर्क करते हैं। और एक होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जिनके अंदर नॉन पोलर जो सॉल्यूट्स होते हैं वे पोलर जो लिपिड बाइलेयर है उसके अक्रॉस नहीं जा पाते, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, इसके अगेंस्ट नहीं जा पाते, तो उनके लिए स्पेशल प्रोटीन होती हैं जो स्पेसिफिक होती है उन मॉलिक्यूल्स के लिए, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। रिजिड नॉन लिविंग होती है। फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल और प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से और हेल्प इन द सेल एंड सेल इंट्रैक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। और प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? जो यंग प्लांट्स सेल वॉल होती है वह प्राइमरी होती है, वह ग्रोथ कर सकती है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? इसके नीचे प्रेजेंट होती है और वह धीरे धीरे प्राइमरी सेल डिमिनिशेस हो जाती है और नीचे जो है सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल के जो है वह डिवाइड नहीं करती, ग्रोथ नहीं करती सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है, यह ग्लू की तरह वर्क करता है, होल्ड करके रखता है, कुछ नेबरिंग जो सेल्स होते हैं उनको होल्ड करने का काम करता है मिडिल लैमेला। उसके बाद आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वह किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेंस एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो प्रकार का होता है, रफ एंड स्मूथ। उसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी होती हैं, एक उसका जो न्यूक्लियस की साइड का जो फेस होता है उसे कॉन्वेक्स सिस बोलते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और जो आउटसाइड जो होता है उसे कॉनकेव ट्रांस बोलते हैं या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करती है? मॉडिफिकेशन करती है मटेरियल्स का और पैकेजिंग करती है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर पैकेज होता है। क्या वो पैकेज होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग होती है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मेनली इनके अंदर। आइसोलेटेड जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है ना, वेसिकल्स, आइसोसोमल मतलब लाइसोसोमल वेसिकल्स जो होते हैं आइसोलेटेड रूप से, मतलब बिल्कुल अलग रूप से प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, वे रिच होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइजेज कौन से होते हैं? लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, न्यूक्लियजेज, प्रोटीएजेज, ये सब हेल्प करते हैं डाइजेशन में। और फिर हो गया वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, वाटर, सैप एंड अदर मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं अमीबा के अंदर, वे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल बनते हैं, इनगल्फिंग द फूड। इस प्रकार से ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट, मतलब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा समझाने में थोड़ी दिक्कत हो गई मेरे से, सॉरी, और अच्छे से समझाऊंगा आगे। प्रणाम, पढ़ते रहे। और कुछ, हाँ एक मिनट, कुछ बता देते हैं, जो क्या बताते हैं, क्या बताएं आज, बताओ। तो क्या बनाते हैं आज, कुछ बता देते हैं। सबसे
जरूरी है। सबसे जरूरी है वह क्या है? सबसे जरूरी है वह है चरित्र। सबसे जरूरी है वह है चरित्र। चरित्र मतलब पर्सनैलिटी। तो चरित्र का मतलब है संस्कार के साथ सुव्यवस्थित ढंग से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, अच्छे भाव में रहना। चरित्र सबसे जरूरी है वह है चरित्र। चरित्र न गिरने दो तो सब कुछ होगा। सब कुछ गिर जाता है, उठ जाता है, लेकिन चरित्र एक बार गिर जाता है ना तो उठ नहीं पाता। किसी की नज़र में अगर आप एक बार गिर गए हैं तो उठ नहीं पाएंगे। नज़र में गिरना मतलब आपने कुछ ऐसा बुरा कर दिया है, घिनौना कर दिया है, तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आना, ये चरित्र का गिरना नहीं है, या फिर कम पढ़ना, इससे चरित्र का हनन नहीं होता। चरित्र अलग चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, सबसे ज़रूरी है वह है चरित्र। चरित्र पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। कुछ गलती हो तो क्या हो जाती है गलती, सबसे होती है। धन्यवाद।